हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, 1 नंबर। तो पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है। कि क्वेश्चन नंबर देखो, पढ़ के देखो कि निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, नीचे कुछ स्थितियां दिया गया है, कंडीशंस दिए गए हैं। ठीक है, इन्हें हमें क्या करना है, द्विघात समीकरणों के रूप में बदलना है। ठीक है, निरूपित करना मतलब क्या है, बनाना है। द्विघात समीकरण के रूप में उसको बनाना है। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या है, पढ़ के देखते हैं कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, और क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया है इसमें, हल। एक आयताकार भूखंड मतलब कुछ जमीन है, ठीक है, का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई का कितना गुना है, 2 गुना है। ठीक है, तो जो लंबाई होगा वो चौड़ाई का 2 गुना होगा, फिर उसके फिर 1 अधिक होगा। अगर मान लो कि चौड़ाई 2 है, अगर चौड़ाई 2 है तो लंबाई का कितना होगा, 2 दूना 4 प्लस 1 5 हो जाएगा लंबाई। ठीक है, क्योंकि 1 अधिक है। ठीक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमें ज्ञात करना है द्विघात समीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को इसमें मानना पड़ेगा कि चौड़ाई कितना है। ठीक है, तो माना भूखंड की या फिर क्षेत्र की चौड़ाई x मीटर है। ठीक है, माना कि चौड़ाई जो है x मीटर है तथा दिया है भूखंड का क्षेत्रफल या फिर आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, आयत इस बोलो तो क्षेत्र का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर दिया है। ठीक है, अब प्रश्न से यहाँ पर देखो, प्रश्न से कि जो क्षेत्र की लंबाई है चौड़ाई की 2 गुने से 1 अधिक है। ठीक है, प्रश्न से तो इसमें हो जाएगा क्षेत्र की लंबाई बराबर चौड़ाई कितना है, चौड़ाई x मीटर है। ठीक है, चौड़ाई x मीटर, उसका 2 गुना से फिर 1 अधिक होगा। ठीक है, अधिक बोल रहा है तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अगर कम बोलता तो माइनस कर देते। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया क्षेत्र की लंबाई बराबर 2 गुना x कर देंगे 2x प्लस 1, ये हो गया लंबाई। ठीक है, अब फिर यहाँ देखो आगे, यहाँ पर दिया गया है सिंस क्षेत्र का या फिर भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर। और हम लोग देखो जो जमीन है वो कैसा है, आयताकार है। ठीक है, जमीन कैसा है, आयताकार है। तो आयताकार जो शेप होता है उसका क्षेत्रफल कैसा होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ हम लोग कर सकते हैं कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल सेंस यहाँ पर कर लेंगे, आयताकार भूखंड का
क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, शॉर्ट में वही होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। इसको इधर कर लेते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, अब भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है इसमें, 528 मीटर स्क्वायर, और लंबाई हो गया 2x + 1, 2x + 1, और चौड़ाई हो गया x मीटर, चौड़ाई हो गया x। ठीक है, तो इसमें भी मीटर होगा गुना में इस x मीटर, तो 528 मीटर स्क्वायर बराबर गुना कर देंगे तो इसमें 2x का स्क्वायर प्लस x। ठीक है, और मीटर का मीटर बाहर में रख देंगे स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों गुना में है, अगर ये को हम लोग उधर भेज देंगे तो बट्टे में हो जाएगा, ऊपर नीचे तो कट जाएगा जी। तो यहाँ पर देखो 528 बराबर 2x का स्क्वायर प्लस x ऐसा हो गया, तो इसको हम लोग उधर कर देंगे, तो 2x स्क्वायर पहले तो बराबर इसमें 0 रखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528, इसीलिए इसको उधर कर देंगे। अब 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0, अतः ये जो है ये जो है यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो ये हो गया इस कंडीशन का समीकरण, 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं 2 नंबर में क्या बोला है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, 2 क्रमागत धन पूर्णांक, इसमें 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दिया हुआ है और हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करना है, द्विघात समीकरणों को बस बना के दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले यह हम लोग समझते हैं कि धनात्मक जो क्रमागत धन पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक तो क्या होता है, पहले हमें ये समझना होगा। ठीक है, क्रम आगत का मतलब होता है जो रेगुलर आता है। ठीक है, नियम अनुसार, जैसे 1 के बाद क्या आता है गिनती में, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है। ठीक है, इस तरह से जो संख्या आता है ना उसको बोलेंगे क्रमागत। ठीक है, अगर यहाँ पे बोलता क्रम आगत विषम धन पूर्णांक, अगर बोलता कि क्रमागत विषम धन पूर्णांक, तो उसमें क्या होता, 1 होता, उसके बाद क्या आता 3, उसके बाद 5 आता, उसके बाद फिर 7, 9, 11, 13, इस तरह से आते जाएगा क्रमागत। मतलब कि क्रमागत विषम धन पूर्णांक हो गया। ठीक है, अगर वही बोलता कि क्रमागत सम धन पूर्णांक, ठीक है, तो सम होने से क्या होगा, पहले 2 आएगा, 4, 6, 8, 10, इस तरह से क्रमागत का मतलब जो नियम अनुसार आएगा, रेगुलर आएगा। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम बोल दें कि क्रमागत धन अभाज्य संख्या के बारे में बोल दे। ठीक है, या फिर भाज्य संख्याओं के बारे में बोल दे, तो ऐसे जो आएगा ना, 1 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7 आता है, तो ये हो गया क्रमागत विषम धन पूर्णांक, और ये हो गया क्रमागत सम धन पूर्णांक, ये हो गया क्रमागत धन पूर्णांक। ठीक है, तो 2 संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, देखो इसमें 2 संख्या लेना है ना, 2 क्रमागत संख्या लेना है, और एक बात ध्यान देना कि इसमें हमें केवल एक ही चर मानना है। द्विघात समीकरण में केवल एक ही चर, जैसे इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे 2 चर वाले रेखिक समीकरण पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोग x और y दोनों मान रहे थे, मतलब 2 चर मान रहे थे, p q या फिर x y या फिर a b कुछ भी मान रहे थे। ठीक है, लेकिन जो द्विघात समीकरण है उसमें केवल एक ही चर मानना है, क्योंकि ये 2 चर वाले हम लोग द्विघात समीकरण नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक चर वाले द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें 2 क्रमागत धन पूर्णांक है, मान लो कि एक x हो गया और दूसरा y हो गया, ऐसे में नहीं मानना।
ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब इसमें निकाल सकते हैं, इसके लिए और भी कंडीशन इसमें देना पड़ेगा, ठीक है, तभी निकलेगा इसमें। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण, तो केवल x मान लेना है, और दो चर वाले समीकरण वाला होगा तो उसमें दो चर मान लेना है, ठीक है। चलो, तो माना पहला धन पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक x है, ठीक है, x है, या फिर बराबर भी x कर देंगे। तो दूसरा क्या होगा, देखो, मान लो कि पहला जो धन पूर्णांक है वो 5 है, तो दूसरा वाला क्या होगा, मान लो कि पहला जो धन पूर्णांक है वो 5 है, तो उसके बाद कौन आता है 6, तो मतलब कि दूसरा धन पूर्णांक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, वो 5 से 5 एक प्लस होके 6 ना हुआ, ठीक है। अगर मान लो कि एक पहला धन पूर्णांक 10 है, तो दूसरा वाला क्या होगा 11 हो सकता है, फिर 9 भी हो सकता है ना, तो हम लोग 11 लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो, पहला 10 है तो दूसरा वाला 10 प्लस 1 बराबर 11 होगा जी, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो हम लोग पहले मान लिए हैं उसमें एक जोड़ के दूसरा वाला आ रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या मान चुके हैं, पहले x मान चुके हैं, तो दूसरा वाला क्या कैसे आएगा, x प्लस 1 करके आएगा, ठीक है। तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर अगर हम लोग जब बात किए सम संख्या और विषम संख्या, मान लो कि पहला विषम संख्या 3 है, तो उसी तरह से क्रमागत दूसरा विषम संख्या क्या हो जाएगा 5 होगा ना। तो 5 कैसे आएगा, 3 प्लस 2 करके आएगा ना 5। तो उसमें अगर मान लेते हैं हम लोग इसमें दिया है विषम संख्या दिया है, तो पहला हम लोग x मानते और दूसरा वाला कैसे मानते, दूसरा वाला x प्लस 2 करते, ठीक है। चलो, कोई को आप बोल सकता है कि गुणांक भी हो सकता है, ठीक है, उसको फिर हम आगे देखेंगे होगा। तो पहला धनात्मक पूर्णांक x, दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 हो गया। अब प्रश्न से बोला है कि दोनों का गुणनफल कितना है 306। प्रश्न से दोनों का गुणनफल x और गुना x प्लस 1 बराबर 306, प्रश्न से दिया हुआ है, ठीक है। गुना कर देंगे x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस फिर x होगा ना इसमें बराबर 306, तो x का स्क्वायर इसलिए प्लस x माइनस 306 बराबर 0। तो ये हो गया द्विघात समीकरण। अतः यह द्विघात समीकरण ठीक है। चलो इसको उतार लो। उसके बाद फिर 3 नंबर देखते हैं, देखो पढ़ के कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, इसमें वर्ष होगा, 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, उसके लिए हमें पहले द्विघात समीकरण निरूपित करना है, ठीक है। दूसरा मॉडल का तो देखो यहाँ पे रोहन की जो माँ है उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। तो यानी कि पहले हमें क्या मानना पड़ेगा, रोहन का वर्तमान आयु, उसको क्या ज्ञात करना है, रोहन का वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो इसमें रोहन की आयु हम लोग को पहले मानना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो है उसकी माँ की आयु ऐसे निकल जाएगा, जैसे रोहन की आयु माँ उससे, रोहन जो है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अगर हम लोग रोहन की आयु को मान लेंगे x, उसकी माँ की आयु कितना हो जाएगा, x प्लस 26 हो जाएगा, ठीक है। और फिर उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाती है, ठीक है। तो इसमें माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष
तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए माँ की वर्तमान आयु बराबर x प्लस कितना हो जाएगा 26, x प्लस 26 वर्ष। ठीक है, या फिर हम लोग ऐसे टेबल बनाकर भी कर सकते हैं, और टेबल बनाएंगे तो इसमें हो जाएगा नाम इसमें हो जाएगा नाम इसमें हो जाएगा वर्तमान, और ये हो जाएगा 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात। ठीक है, तो ये जो है रोहन और ये माँ। ठीक है, रोहन का वर्तमान आयु क्या माने हैं x वर्ष, और माँ का वर्तमान आयु हो गया x प्लस 26 वर्ष। ठीक है, अब 3 वर्ष पश्चात, अभी तो है वर्तमान में उसका x वर्ष और x प्लस 26 वर्ष दोनों का। ठीक है, तो 3 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा, माना कि रोहन का आयु अभी 10 है, फिर 3 साल बाद क्या हो जाएगा उसका 13 वर्ष हो जाएगा, मतलब जोड़ने से ना बढ़ेगा। ठीक है, तो उसमें x प्लस कितना हो जाएगा अभी 3 वर्ष पश्चात रोहन का आयु x प्लस 3 हो जाएगा, और 3 वर्ष बाद माँ का आयु हो जाएगा x प्लस 26 प्लस 3। ठीक है, तो इसको हम लोग एक साथ जोड़ सकते हैं, 26 और 3 कितना हो जाएगा 26 और 3 29 वर्ष। ठीक है, ये हो गया माँ का आयु 3 वर्ष बाद, और ये हो गया रोहन का आयु 3 वर्ष बाद। अब करेंगे प्रश्न सी, कर देते हैं। अब प्रश्न सी नीचे लाइन के ऊपर लिखते हैं। ठीक है, प्रश्न सी, अब देखो इसमें क्या बोला है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, गुणनफल बोला है ना, आयु का गुणनफल कब का 3 वर्ष पश्चात का कितना है 360 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 3 वर्ष पश्चात दोनों का आयु है, इसका और इस दोनों का x प्लस 3 और x प्लस 29 का गुणनफल कितना होगा 360। तो इसमें x प्लस 3 फिर x प्लस 29 बराबर 360 हो जाएगा। ठीक है, अब गुना करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 27 का 7, 3 दूना 6 और 2 8, इतना होगा 27 का 7 कैरी में 2, 3 दूना 6 और 2 8 बराबर 360। इसमें x का स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0, x का स्क्वायर प्लस 332x प्लस, अब देखो इसमें प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब 60 में से 10 में से 7 चला जाएगा 3, तो 3 बचेगा, इसमें बचेगा 5 बचेगा 5 कहाँ बचेगा 5 बचेगा। ठीक है, लेकिन 15 बचेगा, 15 में से 8 जाएगा तो 7, अब इसमें बचेगा 2 बराबर 0। ठीक है, ये होगा समीकरण, यहीं पे कर देते हैं। इसलिए यहाँ द्विघात समीकरण। चलो अब फिर लास्ट बचा हुआ है 4 नंबर, 4 नंबर को भी देख लेते हैं इसके बाद।